हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो यहां पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है चैप्टर का नाम रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो यहां पर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडोलेसेंस पीरियड के बारे में। अब ये क्या चीज है भाई? देखो यहां पर बात क्या है कि जब हमारा जन्म होता है, जब हमारा बर्थ होता है, तो बर्थ के बाद हमारा शरीर, हमारा बॉडी ग्रो करने लगता है। आप देखते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो इतना छोटा सा होता है, धीरे 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 उसका बॉडी क्या करता है, ग्रो करता है, उसका लेंथ बढ़ता है, शरीर के अलग अलग पार्ट्स बढ़ते हैं, एक तरीके से उसका ब्रेन डेवलप होता है, बहुत तरीके के ग्रोथ होते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमारे लाइफ में एक ऐसा फेज आता है, एक ऐसा एज आता है, पीरियड आता है, जिस समय में हमारे शरीर का बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है और साथ में हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट भी होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी भी आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हम जो हैं, इंसान हैं या फिर और जो जानवर हैं, वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस से क्या होता है भाई? एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, एक नया इंडिविजुअल दुनिया में आता है। अब यहां पर बात यह है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर जब जन्म लेता है तो ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के तुरंत बाद वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है। नहीं, कुछ सालों के बाद जाकर के वो रिप्रोडक्शन करने के लायक होता है। ठीक है, हम भी जब जन्म लेते हैं तो हम रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं होते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में एक खास एज पर कुछ खास चेंजेस होते हैं। तो यहां पर ये जो पीरियड बोल रहा है, ये जो एडोलेसेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे लाइफ का एक फेज, एक पीरियड जो कि 11 साल से लेकर 18 या फिर 19 साल तक का चलता है, इस एज के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसके कारण हम लोग रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाते हैं। और साथ साथ हमारा बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है, हमारा मेंटल मैच्योरिटी आ जाता है, सोशल मैच्योरिटी आ जाता है, हमारा हाइट या फिर हमारा बॉडी डिजाइन, सब चीज चेंज हो जाता है। तो यहां पर आप एक चाइल्ड से, एक बच्चे से एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इस पीरियड के दौरान। और इसी पीरियड में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यही चीज यहां पर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या कह रहा है, वही बात जो मैंने अभी आपको समझाया है शॉर्ट में, उसी चीज को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कह रहा है। क्या कह रहा है देख लेते हैं। कहता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। इट इज ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। वही बात है मैंने जो कहा कि भाई देखो, हमारा जन्म होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए। जन्म लेने के साथ ही हम लोग रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं होते हैं। कुछ साल जब हमारी जिंदगी के बीत जाते हैं, हम लोग कुछ बड़े हो जाते हैं, तब हमारा शरीर रिप्रोडक्शन करने के लायक होता है। तो यहां पर यही चीज को हम यहां पर आगे पढ़ेंगे। एडोलेसेंस पीरियड में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हम ऐसा करने पाते हैं, रिप्रोडक्शन करने पाते हैं। लेकिन यहीं पर यह सवाल पूछ रहा है कि वाई कांट ह्यूमंस रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज। सॉरी, वाई कैन, मतलब कि कुछ खास एज के बाद ही जाकर के ह्यूमंस रिप्रोडक्शन करने के लायक क्यों होते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग जन्म लेते हैं और तुरंत रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाते हैं? तो भाई यहां पर हमारे शरीर में कुछ रिक्वायर्ड डेवलपमेंट्स होते हैं, कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं, जिसके बाद ही हम लोग रिप्रोडक्शन करने के लायक होते हैं। जैसे कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना, या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होना। यह सब कब होते हैं? जब हम लोगों के लाइफ में एडोलेसेंस पीरियड आता है, उस समय ये सारी चीजें डेवलप होनी शुरू होती हैं या फिर काम करना शुरू करती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है ये बता रहा है। कह रहा है कि इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि एडोलेसेंस पीरियड के दौरान जो चेंजेस होते हैं वो हम यहां इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि वैसे चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके बाद जाकर के हमारा शरीर रिप्रोडक्शन के लायक हो जाता है। ठीक है,
यहां पर यही चीज कहता है कि इन चैप्टर 6 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हियर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक्स अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, और साथ में यह भी पढ़ेंगे कि हार्मोन्स की वजह से किस प्रकार से हमारे शरीर में वो चेंजेस आते हैं जिसके बाद जाकर के कोई भी बच्चा एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर चैप्टर का पहला टाइटल है 7.1, चैप्टर का टाइटल का नाम क्या है? एडोलोसेंस एंड प्यूबर्टी। अब देखिए ये दो शब्द हैं यहां पर, ये दोनों एक प्रकार से एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये चीज आपको मैं कब समझाऊंगा? जब ये टॉपिक आप समझ लेंगे तब इसको समझाऊंगा, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक छोटी सी कहानी बताई गई है। कहानी क्या है भाई? कहानी यह है कि बूझो जो है वो अपना बर्थडे मना रहा है, उसका 12th बर्थडे है। 12th बर्थडे है भाई, तो उसने क्या किया, अपने दोस्तों को बुलाया बर्थडे पार्टी पर अपने घर। उसके घर उसके सारे दोस्त आए, लेकिन जब उसके सारे दोस्त चले गए तो वहां पर बूझो, पहेली, उसके पेरेंट्स सब लोग घर में बैठे हुए थे, घर में बैठ करके बात कर रहे थे। अब यहां पर जो पहेली है वो जब बूझो के दोस्तों को देखती है तो पहेली को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पहेली जो है एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है जहां पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। वहां पर जब पहेली अपने घर में अपने बड़े भाई के दोस्तों को देखती है, या फिर बड़े छोटे जो भी हो, अपने भाई के दोस्तों को देखती है, वो वहां पर हंसने लगती है। बोलती है कि देखो ना, ये बूझो के सारे जो दोस्त हैं वो कितने अजीब हो गए हैं, वो कितने अजीब दिखने लगे हैं। वहां पर अचानक से उनका हाइट बढ़ चुका है। उसके अलावा कुछ जो बूझो के दोस्त हैं वो काफी अजीब दिख रहे हैं, क्योंकि काफी फनी दिख रहे हैं, क्योंकि उनके लिप्स के ऊपर लाइन, हेयर लाइन आ चुका है, मतलब कि मूछें हल्की हल्की आने लगी हैं, बड़ा ही अजीब वो दिख रहे हैं। ये बात को कह करके यहां पर पहेली हंसने लगती है। तो फिर उसकी मां उसे समझाती है कि देखो यहां पर जो बॉयज हैं, यानी कि जो बूझो के दोस्त हैं वो सब क्या हो चुके हैं, ग्रो अप हो चुके हैं, यानी कि वो अब यहां पर ग्रो होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर कहता है वही बात जो मैंने शुरू में भी आपको समझाई थी कि ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। मतलब कि जिस दिन आपका या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है उसी दिन से बॉडी में ग्रोथ की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम लोगों की उम्र 10 साल की होती है या फिर 11 साल की होती है, अचानक से हमारे शरीर में इतना ज्यादा ग्रोथ होता है कि वो नोटिसेबल हो जाता है। मतलब कि एक एक महीने में, दो दो महीने में लोगों का हाइट 1 इंची, आधा इंची बढ़ जाता है। इतना ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं, इतना ज्यादा ग्रोथ होता है कि वो नोटिसेबल हो जाता है। किसी व्यक्ति को आप मान लो कोई बच्चा 12 साल का है, उसको अगर 6 महीने के बाद देखोगे तो उसका चेहरा चेंज हो जाएगा, उसका हाइट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसका बॉडी में तुमको चेंज दिख सकता है। इस प्रकार के चेंजेस यहां पर होने लगते हैं, समझ गए? तो यहां पर ये जो चेंजेस हैं 12 साल मतलब 10 या 11 साल के बाद की उम्र में आपको नोटिसेबल चेंज होने लगते हैं, मतलब काफी स्पीड में चेंज होने लगता है, काफी स्पीड में आपका ग्रोथ होने लगता है। अब यहां पर कहता है कि डे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। अब यहां पर जब 11 साल 10 साल की उम्र के बाद आपके शरीर में अचानक से ग्रोथ दिखता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप एडल्ट बनने के रास्ते पर चल चुके हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर कह रहा है कि देखो 10 साल या फिर 11 साल से लेकर के आपको 18 या फिर 19 साल की उम्र के बीच का पीरियड क्या कहलाएगा? इसी पीरियड को, लाइफ के इसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलोसेंस का पीरियड बोलते हैं, एडोलोसेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसके पहले 10 साल या 11 साल के पहले आप क्या हैं भाई? आप एक चाइल्ड हैं, आप एक बच्चे हैं। लेकिन जब आप 18 साल की उम्र को क्रॉस कर जाते हैं तब आपको क्या मान लिया जाता है? आपको एडल्ट मान लिया जाता है कि आप एडल्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर यही कह रहा है कि देखो भाई, आप क्या थे? बच्चे थे 10 साल की उम्र से पहले, लेकिन यहां पर आपने इस पीरियड में आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस हुए, और इन चेंजेस के बाद जाकर के 18 साल की उम्र के बाद आप क्या बन चुके हैं? अब एडल्ट बन चुके हैं, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे। समझ गए? अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें
तो आगे यहां पर कहता है, यहां पर यही चीज कह रही है, पहली कह रही है, इट इज अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नीदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। ये बहुत अजीब समय है। सच बात है कि भाई आप एक ऐसे एज पीरियड में हैं जिस समय ना तो आपको कोई बच्चा बोलेगा, ना तो आपको कोई एडल्ट बोलेगा। मतलब ना तो पूरी तरीके से आप अभी बच्चे हैं, ना तो पूरी तरीके से आप क्या हैं, एडल्ट हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर एडोलेसेंस का डेफिनेशन दिया गया है। क्या कह रहा है? ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। भैया नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप से होता है। ठीक है, एडोलेसेंस का डेफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ठीक है, अब यहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं होती है, इसके साथ साथ आपका सोशल मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी भी आता है। आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाता है, आपको समाज को देखने का तरीका बदल जाता है, आपको बहुत सारे जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाते हैं। ये सारे चेंजेस होते हैं इस पीरियड के दौरान में। ठीक है, तो यहां पर यह डेफिनेशन क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए अगर आपसे एडोलेसेंस का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप यहां पर यही डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे क्या बोलता है? बोलता है कि एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। एडोलेसेंस की शुरुआत कब होती है? 11 साल की उम्र में होती है और ये 18 से 19 साल तक चलती है। मतलब क्या? मतलब कि 11 साल से लेकर के 18 या फिर 19 साल का एज जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडोलेसेंस का पीरियड बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए कहता है कि सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 और टू 18 और 19 ऑफ एज, एडोलेसेंस आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। अब देखिए यहां पर क्या है कि हमारे लाइफ में जो पीरियड है 13 साल से लेकर के 18-19 साल का जो बीच का पीरियड है, इस एज को हम लोग टीन्स बोलते हैं। टीन कि भाई टीन है। ठीक है, अब यहां पर तो इस उम्र के जो लोग हैं उनको क्या बोलेंगे? जो बच्चे हैं उनको क्या बोलेंगे? टीनेजर्स बोला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर लिखा हुआ है 11 साल, लेकिन मैंने शुरू में बोला था 10 या फिर 11। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि देखिए जनरली बॉयज में आप देखिएगा कि 11 साल की उम्र में होता है, और इसके अलावा अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में ऐसा देखा जाता है कि जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है वो 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज प्रॉपर ध्यान में रखनी है कि जो एडोलेसेंस का पीरियड है वो सभी लोगों में अलग अलग होता है। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब किसी लड़के में हो सकता है कि एडोलेसेंस का पीरियड 10 साल में शुरू हो जाए, किसी लड़के में हो सकता है कि एडोलेसेंस का पीरियड 12 साल में शुरू हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स्ड डेट से कोई एडोलेसेंस का पीरियड शुरू होता है, ऐसी बात नहीं है। किसी में पहले होगा, किसी में बाद होगा। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति में, अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइम पर एडोलेसेंस पीरियड की शुरुआत होती है और उसका खत्म होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर क्या कहता है? द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। यहां पर क्या कह रहा है कि इस पीरियड के दौरान, मतलब जैसे ही एडोलेसेंस की शुरुआत होती है वैसे ही हमारे बॉडी में, इंसानों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, और इन चेंजेस, ये चेंजेस एक प्रकार से बताते हैं कि प्यूबर्टी की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब यहां पर क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है जो ह्यूमन बॉडी में आता है, जो दिखाता है कि प्यूबर्टी आ चुकी है, वो है कि जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं वो अब रिप्रोडक्शन के लायक हो चुके हैं। रिप्रोडक्शन करने लायक उनका शरीर अब हो चुका है। और यहां पर प्यूबर्टी खत्म कब होता है? जब यहां पर जो आपको एडोलेसेंट हैं वो जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अचीव कर लेते हैं, तब एक प्रकार से प्यूबर्टी खत्म होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक शब्द बार बार यूज हो रहा है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब देखिए बात यह है कि 11 साल की उम्र में शरीर जो है उसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी आ जाती है, लेकिन शरीर रिप्रोडक्शन के लिए तैयार अभी नहीं है, वो डेवलप हो रहा है। तो जब 18 साल की उम्र तक व्यक्ति पहुंचता है, लड़का या फिर लड़की,
तब वो अच्छे से, उसका शरीर पूरी तरीके से अच्छे से तैयार होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। और जब शरीर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, तब हम बोलते हैं कि भाई रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अचीव हो चुकी है। समझ गए? तो यहां पर इसका यही मतलब हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बोलता है? बोलता है पहेली एंड बूझो, रियलाइज्ड दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज वेयर साइन ऑफ एडोलेसेंस। जब पहेली और बूझो ने यह बातें सुनी, तब उनको समझ में आया कि यहां पर देखो, जो अचानक से हाइट इंक्रीज हो गया बूझो के दोस्तों का, या फिर जो उनके चेहरे पर हेरी लाइंस आ गए, ये क्या दिखाते हैं? ये एडोलेसेंस के पीरियड को दिखाते हैं। एडोलेसेंस की वजह से ये आए हैं। अब यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है? टॉपिक है 7.2, चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान क्या चेंजेस होते हैं। लेकिन इन चेंजेस को पढ़ने से पहले हम लोग जरा सा देख लेते हैं कि ये एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में क्या डिफरेंस है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज को लगभग इंडिकेट करते हैं। अब यहां पर बात है कि एडोलेसेंस के बारे में हमने क्या बोला कि भाई एडोलेसेंस एक पीरियड है लाइफ का, जो कि 11 साल की उम्र से जनरली शुरू होता है, 18 साल की उम्र तक चलता है, जिस दौरान हमारा क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है, साथ में इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, लेकिन जो प्यूबर्टी हम वर्ड यूज कर रहे हैं, प्यूबर्टी भी एडोलेसेंस का ही एक पार्ट है। प्यूबर्टी जब हम लोग बोलते हैं, तब हम लोग ये इंडिकेट करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमंस हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ रही है, मतलब कि उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक प्रकार से डेवलप हो रहा है। तो जब हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं, तो एडोलेसेंस का मतलब होता है मेंटल, इमोशनल, बॉडी का ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ, सबकी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जब प्यूबर्टी की बात करते हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेशन है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेशन है, कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करने लगा है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो प्यूबर्टी का बेसिक मतलब समझ गए, एडोलेसेंस का बेसिक मतलब समझ गए। अब एडोलेसेंस का पीरियड 11 से लेकर के हमारा 18 साल तक चलेगा। ठीक है, लेकिन प्यूबर्टी की बात करेंगे तो भाई 11 से 18 साल तक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो एक प्रकार से जब तक हमारा रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाए, अब हो सकता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी 17 साल में आ जाए, तो भाई 17 साल तक प्यूबर्टी चलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। ये किस चीज से रिलेटेड है? हमारे ऑर्गन से, बायोलॉजी से, हमारे बॉडी के पार्ट से रिलेटेड है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे ये वर्ड रिलेटेड है। इसमें मेनली फोकस किया जाएगा कि भाई हमारा जो स्पर्म है वो बनने लगा है या नहीं, या फिर जो एग का फॉर्मेशन होने लगा है या नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है या नहीं, ये सब चीजें यहां पर बात होती हैं। लेकिन जब हम लोग एडोलेसेंस की बात करते हैं तो उसमें बॉडी का ग्रोथ हम लोग बात करते हैं, सडन ग्रोथ जो होता है, या फिर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो कि हम अभी आगे बात करेंगे, दाढ़ी वगैरह आने लगा है, ये सब चीजों की हम लोग बात करते हैं। तो ये एक प्रकार से बेसिक डिफरेंस है आपका एडोलेसेंस और प्यूबर्टी में। अब हम यहां पर आगे पढ़ रहे थे चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहला तो चेंज आपने जैसे बूझो और पहेली की कहानी में देखा, वो था इंक्रीज इन हाइट। हाइट बहुत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ती है जब हमारा प्यूबर्टी का पीरियड होता है, उस दौरान में। तो यहां पर कहता है कि द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। इस दौरान में, इस एज के दौरान में जो अचानक से चेंजेस आते हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो है हमारा हाइट का चेंज। इस समय में जो लॉन्ग बोन्स हैं बॉडी के, जो कि यहां जैसे लॉन्ग बोन्स कहने का मतलब, या ये देखिए बोन क्या है, ये काफी लंबा बोन है, ये वाला बोन लॉन्ग बोन है। इसी प्रकार से जो थाइस के बोन है वो काफी लॉन्ग बोन है। फिर आपके नीचे जो बोन है वो भी लॉन्ग बोन है। ये जो लॉन्ग बोन्स हैं ये लंबे होते हैं और बॉडी का हाइट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और इस वजह से जो व्यक्ति है वो लंबा हो जाता है, लंबा दिखने लगता है। अब यहां पर देखिए एक्टिविटी 7.1 में क्या किया गया है, आपको यहां पर दिया गया है एक चार्ट। ठीक है, यहां पर चार्ट दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि किस एज में जो बच्चा है उसका टोटल हाइट का कितना परसेंट वो अचीव कर चुका है। ठीक है, उससे आप एक प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टोटल हाइट कितना होगा। ठीक है, अब यहां पर यह चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में बताया गया है कि कोई अगर बच्चा मान लीजिए 11 साल की उम्र में है, उसका हाइट अगर मान लेते हैं हम लोग कितना है,
तो 162 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहां पर उसका टोटल हाइट कितना होगा, मतलब वो जब पूरी तरीके से ग्रोथ उसके शरीर का हो जाएगा तब जाकर के उसका कितना हाइट होगा, ये चीज यहां पर हम लोग अचीव कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 11 साल की उम्र में 81% हाइट है, टोटल हाइट कितना है 162 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 100। यहां पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। मतलब जब पूरी तरीके से बॉडी ग्रोथ कर जाएगा 18-19 साल की उम्र में तो इतना हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप अलग अलग एजेस पर देख सकते हैं कि अलग अलग परसेंटेज बताया गया है, लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। और यहां पर 18 की उम्र में, 18 साल की उम्र में जितना भी मैक्सिमम हाइट हो सकता है एक व्यक्ति, एक लड़का लड़की अचीव कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर यही फुल हाइट कैलकुलेट करने का परसेंटेज बताया गया है कि प्रेजेंट हाइट कितना है सेंटीमीटर में, वो आप लिखिए प्रेजेंट हाइट, ठीक है, प्रेजेंट हाइट, ठीक है। और इसके बाद नीचे आप लिखिए परसेंटेज इंटू 100 कर दीजिए। परसेंटेज कहां से उठाएंगे, यहां से। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा 14 साल का कोई बच्चा है, यहां पर 92% हाइट उसने अचीव कर ली है 14 साल की उम्र में। तो मान लो कि उसका 170 सेंटीमीटर हाइट है, डिवाइडेड बाय 92 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार से मान लो कोई 12 साल की लड़की है, उसका 91% अचीव हो चुका है, अभी उसका हाइट कितना है 160 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 91 इंटू 100, आपको उसका मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप इस वैल्यू को पुट करके आप अभी अपने मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग 12, 13, 14 साल से ज्यादा के होंगे नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग अपने वैल्यू को पुट करके अभी हाइट सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लीजिए, परसेंटेज पुट करके उसको चाहें तो यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी यहां पर दिया गया है। बॉय जो है 9 साल का है, 120 सेंटीमीटर हाइट है, 120 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, 160 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट यहां पर आ गया, ठीक है। तो यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर 7.2 एक्टिविटी दिया गया है। 7.2 एक्टिविटी में आपको एक ग्राफ बनाने के लिए बोला जा रहा है, ऊपर जो डाटा दिया गया है उसी के हिसाब से, और यहां पर परसेंटेज आप अभी कितना अचीव कर चुके हैं ये ग्राफ से आपको निकालना है। तो यहां पर इससे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आगे क्या बोलता है, हाइट में हमने देख लिया कि भाई क्या होता है, जैसे जैसे एडोलेसेंस में आगे बढ़ता है व्यक्ति वैसे वैसे हाइट वो अपना फुल हाइट अचीव करने की ओर बढ़ जाता है, मतलब 18 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते तक 100% हाइट वो अचीव कर लेता है। तो यहां पर आपको एक चीज बताया जा रहा है कि इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। मतलब यहां पर यह होता है कि जब एडोलेसेंस की शुरुआत होती है, मतलब 11 साल, 12 साल, 13 साल की जब उम्र होती है, उस समय लड़कियां बहुत जल्दी से ग्रो करती हैं, उनका हाइट बहुत जल्दी से ग्रो करता है और लड़के थोड़ा स्लोली ग्रो करते हैं। लेकिन फिर आगे जाकर के 18 साल की उम्र आते आते तक जो लड़के हो या लड़कियां हो सभी अपने 100% हाइट को अचीव कर लेते हैं। यहां पर अगर आप ये चार्ट भी देखें तो इसमें भी आपको यह चीज देखने को मिलेगा कि यहां पर देखिए 10 साल की उम्र में जो लड़के हैं वो अपने हाइट का 78% हाइट अचीव करते हैं, लेकिन लड़कियां 84% हाइट अचीव कर लेती हैं। 11 साल की उम्र में 81% और यहां पर 88%, 12 साल की उम्र में 84%, 91%। इसी प्रकार से अगर आप लोग देखें तो 15 साल की उम्र में लड़के 95% हाइट अचीव करते हैं और लड़कियां 99% हाइट अचीव कर लेती हैं। और यहां पर अंत में जब 18 साल की उम्र होती है तब दोनों 100% हाइट अचीव कर लेते हैं। मतलब कि शुरुआत में जो लड़कियां होती हैं उनका हाइट का ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही सडन होता है, फिर धीरे धीरे यहां पर लड़के अपने हाइट को ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। यहां पर कहता है कि द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन व्हाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। मतलब यहां पर यह है कि देखिए जो चीज अभी तुरंत आपको पढ़ाया गया
कि भाई इतना परसेंट हाइट होगा, इतना परसेंट हाइट होगा। ये हर बार एक्यूरेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि कई सारे बच्चे होते हैं, वो उनका 14-15 साल की उम्र तक उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा शरीर में, लेकिन वो अचानक से फिर ग्रो कर जाएंगे। कई सारे बच्चे होंगे जिनका 11, 12, 13 साल की उम्र में बहुत ग्रोथ हो जाएगा और फिर उनका ग्रोथ डाउन हो जाएगा। या फिर कुछ लोग होंगे उनका जितना परसेंट बताया गया वैसे ही उसी प्रकार से ग्रो होगा। तो हर पर्सन के लिए, हर बच्चे के लिए जो ग्रोथ है वो वेरी करता है, अलग अलग होता है। किसी का सडन ग्रोथ भी अचानक से हो सकता है, किसी का स्लो ग्रोथ होगा, किसी का फास्ट ग्रोथ होगा। तो हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहां पर आगे पहली एक चीज बोलती है। क्या बोलती है भाई? बोलती है आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। पहली बोल रही है कि देखो, मेरा हाइट बढ़ चुका है, मैं अब लंबी हो चुकी हूं, लेकिन मेरे चेहरे का साइज नहीं बढ़ा है। मेरा चेहरा बहुत ही छोटा दिखता है मेरे पूरे शरीर के कंपैरिजन में। तो यहां पर एक और चीज आप जान लीजिए कि यहां पर अगर हम लोग देखें पहेली की कहानी, वैसा हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को लगता हो। तो इसका आंसर यहां पर यह है कि देखो, शरीर के सारे जो पार्ट्स हैं, सभी बॉडी पार्ट्स जो हैं, वो सेम रेट से ग्रो नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, जो आर्म्स और लेग्स हैं या फिर हाथ और पैर जो हैं वो ओवर साइज दिखते हैं। मतलब कि कई सारे बच्चों को देखोगे तो उनका हाथ लगेगा कि जरूरत से ज्यादा लंबा है, कि हाथ इतना ज्यादा लंबा हो गया, शरीर छोटा है। तो यहां पर यह चीज भी देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे 18-19 साल की उम्र पहुंचती है, वैसे वैसे शरीर के अलग अलग पार्ट्स जो हैं, सभी पार्ट्स ग्रो कर जाते हैं और एक परफेक्ट बॉडी शेप में आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर क्या कहता है? कहता है कि यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेंबर। भाई बात सही है। आपने अगर अपने आसपास के दोस्तों को देखा हो, आपके दोस्त हो सकता है अभी ग्रो उतने नहीं किए हैं तो आप उनसे अंदाज नहीं लगा सकते हैं। आप किसी एडल्ट को देखिए, मान लीजिए कोई 25 साल का, 30 साल का है, उसको देखिए और उसके पेरेंट्स को देखिए या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को देखिए, तो आपको यह दिखेगा कि कोई भी व्यक्ति है, लड़का या लड़की, जो उसका हाइट है वो हाइट आपको फैमिली मेंबर्स से सिमिलर मिलेगा। भाई भाई का हाइट आपको लगभग बराबर मिलेगा, या फिर जो पेरेंट्स हैं, फादर और सन हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी से हाइट कंपेयर कीजिए तो लगभग सिमिलर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो हाइट है किसी भी व्यक्ति का, वो पेरेंट्स से जो जीन आते हैं उस जीन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा फैक्टर भी है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वो है फूड, यानी हमारे शरीर को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है। मान लो कि आपको जीन बहुत अच्छा मिला है, आपके पेरेंट्स जो हैं 7 फीट के हैं, लेकिन आप खाना खाना बंद कर दो एडोलेसेंस के पीरियड में, आपको अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले आपके शरीर को, तो आपका बॉडी ग्रो नहीं करेगा। आपके जीन्स के साथ साथ यहां पर न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए आपको बार बार यह चीज सुनने को मिलता होगा कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हो कि बाबू खा लो, मैया खा लो, अच्छा से खा लो, भरपेट खा लो, ये खा लो, वो खा लो, न्यूट्रिशन मिलेगा, शरीर बनेगा, नहीं तो छोटे रह जाओगे, ऐसे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि भाई एडोलेसेंस के पीरियड में बॉडी में सडन ग्रोथ हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, उसके लिए आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इस न्यूट्रिशन का यूज कहां होता है? बोन्स बनाने में, मसल्स डेवलप करने में और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलने में, ताकि वो ग्रोथ कर सके। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे अब क्या बात करता है? आगे बात करता है चेंज इन बॉडी शेप। क्या है भाई? तो यहां पर बात यह है कि यहां पर जब एडोलेसेंस का पीरियड आगे बढ़ता है तो उसके बाद जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं उनके बॉडी शेप में भी चेंजेस आने लगते हैं। जनरली तुम बच्चों को अगर देखो तो बच्चों का जो बॉडी का शेप होता है वो बिल्कुल इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का बॉडी होगा और यहां से इस प्रकार से पैर होंगे, मतलब फ्लैट बॉडी होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब एडोलेसेंस का पीरियड आता है उसके बाद जो बॉयज होते हैं
उनमें बॉडी में शेप में चेंज आता है। क्या चेंज आता है? बॉयज में ये जो शोल्डर होते हैं ये चौड़े हो जाते हैं, ये जो चेस्ट है ये पूरा चेस्ट यहां पर बोन्स के साथ ये चौड़ा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो मसल्स हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर यही चीज कहता है कि when the shoulders get generally broaden as a result of growth। इसी प्रकार से जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स में जो वेस्ट के नीचे का हिस्सा होता है, कमर के नीचे का हिस्सा होता है, वो ज्यादा वाइडर हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही जो बॉयज होते हैं इनमें मसल्स ज्यादा प्रोमिनेंटली ग्रो करते हैं, मतलब कि ज्यादा गठीला मसल होगा, ज्यादा मसल होगा, ज्यादा बॉयज मजबूत हो जाएंगे, ज्यादा उनके शरीर में ताकत आ जाएगा, इस प्रकार से ग्रो करेगा, ठीक है। और वहीं जो गर्ल्स होंगी उनमें ऐसा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर बॉडी में अगला चेंज क्या होता है? वॉइस चेंज। वॉइस में क्या चेंज आता है भाई? वॉइस में यह चेंज आता है कि प्यूबर्टी के समय जो वॉइस बॉक्स है या फिर जिसको कि लैरिंग्स हम लोग बोलते हैं, यह भी ग्रो करने लगता है। जो यहां पर ये आप देख रहे हैं ना, ये यहां पर आपका तो अभी हो सकता है डेवलप ना हुआ हो, किसी एडल्ट को छू करके देखिएगा तो यहां पर एक निकला हुआ रहता है, जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूं। यहां देखिए, इस प्रकार से ऐसा यहां पर ये निकला हुआ होता है। ये क्या है भाई? ये वॉइस बॉक्स है या फिर लैरिंग्स है। ये भी ग्रो करता है, ये ग्रो कर जाता है। अब जब ये ग्रो करता है तो क्या होता है भाई हमारे बॉडी में? इसके ग्रो करने के कारण यहां पर आप देखिएगा कि ये जो थ्रोट का हिस्सा है ये फूल करके बाहर आ जाएगा, पहली बात। और दूसरा बात यहां पर यह है कि जो बॉयज हैं उनका जो वॉइस है वो एक प्रकार से डीप हो जाता है। डीप वॉइस मतलब मैं यहां पर बोल रहा हूं, तुमको सुनना होगा, मैं जो बोल रहा हूं वो तुमको सुनना होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़का हूं। भाई क्या हुआ यहां पर? इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनका आवाज कैसा होता है? बहुत ही पतला, बहुत ही सुरीला, बहुत ही मीठा होता है। लेकिन जो यहां पर लड़के ग्रो करते हैं उनका आवाज एक तरीके से मोटा हो जाता है, डीप हो जाता है, भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बच्चे हैं, जो मतलब लड़के हैं, उनका यहां पर जो ये लैरिंग्स हैं, जिसको कि वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वो एक प्रकार से डेवलप कर जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आप अगर देखेंगे तो जो लड़कियां होती हैं उनका आपको यहां पर ये जो थ्रोट का हिस्सा जिसको कि एडम्स एप्पल बोलते हैं, ये ऐसे निकला हुआ भी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जैसा लड़कों का भारी आवाज होता है, मोटा आवाज होता है, वैसा लड़कियों का आवाज भी आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ यहां पर जो लड़कियों का आवाज होता है वो बहुत ही सुरीला, बहुत ही मीठा होता है। क्यों? क्योंकि लड़कियों में यह चीज चेंज नहीं आता। इस प्रकार से जैसा बॉयज में चेंज आता है वैसा चेंज लड़कियों में नहीं आता, वैसा यहां पर एडम्स एप्पल नहीं डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए लड़कियों का आपको आवाज कैसा होगा? सुरीला होगा। यहां पर कहता है गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। जैसा बच्चों का आवाज होता है वैसा ही आवाज आपको लड़कियों का मिलेगा, लेकिन बॉयज का आवाज बहुत ही खुरखुरा, बहुत ही डीप एक प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बोलता है? आगे यहां पर अगला चेंज है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स। यहां पर क्या है कि आपने अभी आप 13-14 साल की उम्र के मैक्सिमम होंगे, आपने एक चीज देखा होगा कि आपके जो चेहरे हैं वहां पर पिंपल्स आने लगे हैं, या फिर आपके नहीं आ रहे हैं तो आपसे 1-2 क्लास सीनियर जो बच्चे हैं, 9th 10th 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जब आप देखेंगे तो उनके चेहरे पर काफी सारे पिंपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्यूबर्टी का पीरियड होता है, इस दौरान में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं शरीर में और साथ में जो सिबेसियस ग्लैंड्स हैं यानी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये इंक्रीज कर जाते हैं। इसके साथ साथ इस पीरियड में जो हमारे शरीर में जो पसीना आता है उसमें एक प्रकार से स्मेल वगैरह भी ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर ज्यादा स्वेट वगैरह, सिक्रीट वगैरह भी होते हैं। यहां पर हमारे चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं क्योंकि यहां पर ऑयल ग्लैंड्स भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं। यहां पर देखिए यही चीज कहता है कि मैनी यंग पीपल गेट acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin। इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी की वजह से यहां पर स्किन में बहुत सारे एक्ने और पिंपल्स हमें देखने को मिलते हैं।
यहां पर एक और चीज कह रहा है, क्या कह रहा है, अ फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड सेलिवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट. Endocrine glands release hormone directly into blood stream, so they are also termed ductless gland. अब यहां पर क्या है, हमारे शरीर में दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है. एक प्रकार के ग्लैंड होते हैं जो कि डक्ट के जरिए यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जो यहां पर अपने सिक्रीशन है उसको रिलीज करते हैं. जैसे कि यहां पर हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गया, सेलिवरी ग्लैंड हो गया, जो कि यहां पर होता है सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है. ये डक्ट के जरिए अपने सिक्रीशन को रिलीज करते हैं. तो यहां पर इसके अलावा शरीर में कई सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनको कि एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में. डायरेक्टली वो ब्लड में छोड़ देते हैं और ब्लड से पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है. तो यहां पर इनको एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं. यहां पर दो प्रकार के, एक एक्सोक्राइन होगा, एक एंडोक्राइन होगा. एंडोक्राइन ये जिनमें डक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली ब्लड में डालेंगे. और यहां पर दूसरे टाइप ये जिसमें कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर से या फिर एक उसका कहां से वो निकलेगा उसका मुंह होगा. जैसे कि स्वेट ग्लैंड होगा, वो कैसा होता है, ऐसे करके स्किन के ऊपर ऐसा होगा, स्किन के ऊपर यहां से निकलेगा. तो एक स्ट्रक्चर है ना पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो यहां पर इसी की बात कह रहा है, ठीक है. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग अभी हार्मोन्स वगैरह की बात भी करने वाले हैं. अब इसके बाद यहां पर आगे क्या है, आगे कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमने पिछले चैप्टर में सेक्स ऑर्गन्स की बात की है या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी बात की है. जब प्यूबर्टी का पीरियड चल रहा होता है, एडोलसेंस का एज चल रहा होता है, इस दौरान में हमारे शरीर में जो यहां पर सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे कि जो टेस्टिस होता है, पेनिस होता है, ये सब अच्छी तरीके से पूरी तरीके से डेवलप कर जाते हैं. इसी प्रकार से जो गर्ल्स होती हैं उनमें ओवरीज बड़े हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, एग्स का प्रोडक्शन चालू हो जाता है. इसके साथ ही मैच्योर एग्स वहां पर रिलीज होने लगते हैं. इस प्रकार से पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करने लगता है, पूरा अपना फंक्शन पूरा करने लगता है. इसके बाद यहां पर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कहता है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. यानी इस पीरियड के दौरान क्या होता है, जो पर्सन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो धीरे 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 एडल्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं. उनमें इमोशनल मैच्योरिटी आने लगती है, मेंटल इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आने लगती है. वो खुद से एक प्रकार से इंडिपेंडेंट होकर के सोचने लगते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि अपने समाज को कैसे, खुद दूसरों से कैसे बिहेव करना है, कैसे मुझे रहना है, खुद का ख्याल कैसे रखना है, दूसरों का ख्याल कैसे रखना है, ये सब चीजें यहां पर वो सोचने लगते हैं. और सोसाइटी के जो जनरल डिसीजंस होते हैं उनमें धीरे 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 वो पार्टिसिपेट करने लगते हैं, ठीक है. अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे यहां पर हमारे सामने टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर है 7.3. 7.3 टॉपिक में क्या कह रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या कहने का क्या मतलब है, तो यहां पर सेकेंडरी का है मतलब कि कुछ प्राइमरी भी होगा. प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं भाई, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर सिंपल मतलब हो गया जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं भाई. मतलब जो रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए जो कैरेक्टर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छे से काम करे. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करने लगा यानी कि जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो काम कर रहा है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ, मतलब कि रिप्रोडक्शन में वो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, लेकिन वो एक प्रकार से दिखाते हैं, बताते हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, ये एक प्रकार से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुका है. यानी कि जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप कर जाते हैं तब ये बॉडी के ऊपर बाहर से ये कैरेक्टर्स हमें दिखने लगते हैं, ठीक है. क्या कह रहा है, कह रहा है कि यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर 6 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा. इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी. गर्ल्स में क्या जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जो चेंज आता है वो क्या आता है, सबसे पहला यहां पर जो ब्रेस्ट हैं वो डेवलप होने लगते हैं गर्ल्स में.
इसी प्रकार से जो बॉयज होते हैं, बॉयज में आपको फेशियल हेयर आने लगता है, यानी जो मूछें आने लगती हैं, दाढ़ी आने लगता है, ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये आपको बॉयज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। और यहां पर कहता है कि एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं ये हमें मेल और फीमेल में एक प्रकार से अंतर बताते हैं, उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो शो करते हैं, और बाहर से एक प्रकार से रेडीनेस दिखाते हैं कि ये जो पर्सन है ये रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है या नहीं, उसका बॉडी रेडी है या फिर नहीं है। इसके साथ साथ बॉयज के शरीर में चेस्ट पर भी हेयर आने लगता है। इसके साथ ही यहां पर जो अंडर आर्म्स होते हैं वहां पर बॉयज गर्ल्स दोनों में हेयर्स आने लगते हैं। इसके साथ ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके आसपास का इलाका है जिसको कि प्यूबिक रीजन बोलते हैं, वहां पर भी हेयर्स आने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इसके बाद क्या आ जाता है, आगे यहां पर बताता है कि द चेंजेस विच ऑकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। मतलब यहां पर क्या है, कह रहा है कि देखो यहां पर ये जो एडोलेसेंस पीरियड के दौरान 11 साल से लेके 18 साल की उम्र के बीच में जो चेंजेस हो रहे हैं ये चेंजेस खुद ब खुद नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जादू होता है और ये सारे चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, हमारे शरीर में कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, कई सारे ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। बहुत सारे कई सारे हार्मोन्स होते हैं। ये सारे हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं हमारे शरीर में तो इन सारे हार्मोन्स की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, कहता कि हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। हार्मोन्स क्या है भाई, हार्मोन्स एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। यहां पर क्या होता है, जब कोई भी लड़का जिसके शरीर में टेस्टिस है, भाई लड़के के शरीर में टेस्टिस है, ठीक है, अब लड़के के शरीर में टेस्टिस है, जब प्यूबर्टी की शुरुआत होगी, एडोलेसेंस का एज आएगा, तब वहां पर उसके शरीर में जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करना शुरू करेगा। टेस्टोस्टेरोन को हम लोग मेल हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही जो ये फेशियल हेयर्स हैं, बॉडी में हेयर हैं और भी तरीके के जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि दिस कॉजेस चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। जो ये मेल हार्मोन है जब ये किसी बॉय में रिलीज होता है तब जाकर के उसके शरीर में ये जो कैरेक्टर्स होते हैं मेल वाले वो सारे डेवलप होते हैं। इसी प्रकार से जो गर्ल्स होती हैं वो जब प्यूबर्टी के एज में पहुंचती हैं तो वहां पर उनके जो ओवरीज होते हैं वो फीमेल हार्मोन को रिलीज करने लगते हैं जिसको कि एस्ट्रोजन बोलते हैं। और ये जो एस्ट्रोजन होता है इसकी वजह से जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होने लगता है। और इसके साथ ही जो ब्रेस्ट है उसमें मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स या फिर मैमरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं जिससे कि जब बेबी होगा तो उस समय वहां पर मिल्क रिलीज किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां पर एक दूसरा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है कि भाई कौन सा हार्मोन निकलेगा, कितना निकलेगा, ये कहां से कंट्रोल होता है, तो हमारे शरीर के पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है। करीब यहां पर होता है, बिल्कुल यहां पर जो आपने देखा होगा ना कि शिव जी का तीसरा आंख होता है वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, और यहीं से हमारा शरीर का ये दो हार्मोन या फिर कोई और भी हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया और भी कई सारे हार्मोन्स होते हैं, सारे हार्मोन्स को यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, टॉपिक है 7.4। क्या बोल रहा है, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। यानी कि यहां पर इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं कि जो हार्मोन्स हैं वो किस प्रकार से रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में या फिर उसको चलाने में काम करते हैं, मदद करते हैं।
अब देखिए यहां पर हमने इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। क्या हमने पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो डायरेक्टली कहां रिलीज करते हैं? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं। अब देखिए ब्लड के बारे में हमें पता है कि ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अलग अलग केमिकल्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को पहुंचाने का काम करता है। उसी प्रकार से जो ब्लड है उसी के माध्यम से जो हमारा हार्मोन है वो ग्लैंड से निकल करके कहां पहुंच जाएगा? टारगेट साइट पर पहुंच जाएगा। टारगेट साइट कहने का क्या मतलब है? मतलब कि बॉडी का वो पार्ट जहां पर कि वो हार्मोन काम करने वाला है, जहां पर उसका असर होने वाला है। तो यहां पर क्या होता है, जब भी ये हार्मोन टारगेट साइट के ऊपर पहुंचता है वहां पर टारगेट साइट जो है वो हार्मोन के प्रति रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। मतलब कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो अलग अलग हार्मोन जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन एक होता है, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है शरीर का हाइट बढ़ाना। तो वो जब रिलीज होगा तो शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचेगा, हमारे यहां के बोन्स तक पहुंचेगा, मसल तक, यहां पे शरीर के अलग अलग पार्ट पहुंचेगा। तो वो क्या करेगा भाई? सभी सेल्स को सेल डिवीजन करने के लिए बोलेगा कि भाई क्या करो, लेंथ बढ़ाओ। ठीक है, इसी प्रकार से जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा तो वो बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचेगा। तो क्या होगा? यहां पर वो फेशियल हेयर को ग्रो कराने का काम करेगा, अंडर आर्म्स में हेयर्स ग्रो होंगे, चेस्ट में, मेन के चेस्ट में हेयर ग्रो होंगे। इस प्रकार से और भी जो यहां पर आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो यहां पर शो करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए कहता है कि द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रीट 6 hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. Further, the sex hormone are under the control of hormones from the pituitary gland. यही चीज हमने भी देखा था कि भाई देखिए सेक्स हार्मोन जब रिलीज होगा, यानी कि जो हमारा जो हमारा टेस्टिस से रिलीज होगा टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से रिलीज होगा एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन होंगे ये क्या करेंगे? मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ग्रो करने में मदद करेंगे। यानी जो मेल कैरेक्टरिस्टिक और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको ग्रो करने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ यहां पर ये जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं टेस्टिस से और ओवरी से, ये खुद खुद अपने आप नहीं हो जाते हैं, इनको ऑर्डर मिलता है। कहां से ऑर्डर मिलता है भाई? तो यहां पर जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, बोलता है कि जाओ यहां पर जो टेस्टिस है उसके पास हार्मोन भेजेगा, ओवरीज के पास हार्मोन भेजेगा। हाँ ठीक है भैया, तुम लोग जाओ, तुम लोग अब हार्मोन को रिलीज करो। ए टेस्टिस, तुम जाकर के क्या करो? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो। इसी तरीके से फीमेल में ओवरीज के पास भेजेगा, ए ओवरी तुम क्या करो? हार्मोन रिलीज करो। तो यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रकार से यहां पर हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। कहता है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन टेस्टिस। बहुत सारे हार्मोन यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। उसमें से एक हार्मोन का काम होता है कि जो ओवरीज हैं उनमें ओवा को मैच्योर करने का वो काम करेगा। यानी कि यहां पर जो एक एग है, फीमेल में एग जो जनरेट होता है उस एग को तैयार करने का काम करेगा। साथ में इस टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म हो इसका ऑर्डर ये यहां से देगा। यानी कि यहां पर सारा खेल किससे चलता है? हार्मोन से चलता है। और हार्मोन अलग काम के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। जैसे मैंने कहा ग्रोथ के लिए अलग हार्मोन है। इसके साथ साथ आप जब फाइट और फ्लाइट के कंडीशन में होते हैं, जैसे कि आपका कहीं किसी से झगड़ा हो गया और वो आदमी आपको पीटने वाला है, तो आप एकदम डर जाते हैं ना, आपका पूरा शरीर एकदम सूखने जैसा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर में उस एक खास कंडीशन के लिए एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको एड्रेनलिन बोला जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन। समझ गए? तो वहां पर वो उस खास टास्क के लिए रिलीज होता है। इसी प्रकार से बॉडी में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये हार्मोन्स काम कैसे करते हैं ये चीज यहां पर बताया गया है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है? यहां पर बताया जा रहा है कि देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से हार्मोन रिलीज होंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा ये कहां पहुंचेगा? टेस्टिस के पास पहुंचेगा या फिर ओवरीज के पास पहुंचेगा। मेल्स में टेस्टिस के पास, फीमेल्स में ओवरीज के पास।
जब यहां पर हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन टेस्टिस या ओवरीज के पास पहुंचेगा तो टेस्टिस में क्या रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा और ओवरीज में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा। जब ये टेस्टिस हार्मोन रिलीज हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा? ये टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद ये जाकर के बॉडी के अलग अलग जगह पर जहां पर भी इस हार्मोन का असर होने वाला है वहां पर जाकर के ये काम करना शुरू करेगा और बॉडी के अलग अलग पार्ट में जब टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन पहुंचेगा उस प्रकार के चेंजेस हमें दिखेंगे। टेस्टोस्टेरोन अगर मेल में रिलीज हुआ तो भाई मेल कैरेक्टरिस्टिक सामने आएंगे, जैसे कि फेशियल हेयर आ जाएगा, चेस्ट पर हेयर आ जाएगा और भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होने लगेंगे। फीमेल में अगर यहां पर रिलीज होगा एस्ट्रोजन तो वो जाकर के जो ब्रेस्ट है उसका साइज बढ़ा देगा या फिर और भी जो चेंजेस होते हैं उसको वहां पर वो करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम यहां पर काम करता है। अब यहां पर देखिए जो पहेली और बूझो हैं उनके मन में ये तो एक प्रकार से समझ में आ गया कि प्यूबर्टी में कैसे एक प्रकार से चीजें होती हैं और जब प्यूबर्टी आता है तब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पीरियड की शुरुआत होती है, यानी रिप्रोडक्शन एक प्रकार से करने के लायक हो जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, लेकिन क्या कभी जिंदगी में ऐसा समय भी आता है जब रिप्रोडक्शन का पीरियड का अंत होता है, यानी कि जो इंसान है वो रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं होता है, मतलब उसका एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो खत्म हो जाता है? तो यहां बात है कि हां ऐसा होता है और यहां पर इस टॉपिक में हम यही देखेंगे। टॉपिक नंबर है 7.5 जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, एक पीरियड होता है लाइफ का, एज का, जब ह्यूमंस रिप्रोडक्शन करने के लायक होते हैं। तो कहता है कि एडोलेसेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीन बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं, यानी कि सिंपली कहें तो जो ह्यूमंस होते हैं वो ह्यूमंस कब रिप्रोडक्शन करने के लायक होते हैं? जब उनके शरीर में टेस्टिस और ओवरीज गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवा का प्रोडक्शन जब शुरू हो जाता है तब एक प्रकार से ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो जाती है। कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स, यानी कि अगर हम लोग मेल्स और फीमेल्स को साथ में देखें तो जो मेल्स होते हैं उनमें ज्यादा दिनों तक, ज्यादा समय तक ये मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। और वहीं अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में मेल्स की तुलना में कम समय तक एग्स का या फिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें तो फीमेल के बारे में कहता है कि इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी, यानी कि 10 से 12 साल की उम्र से जो यहां पर ओवा है उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो जाती है और इसका अंत कब तक होता है? 45 टू 50 ईयर्स तक, यानी कि इस समय पर जाकर के, इस एज पर पहुंचने के बाद क्या होता है? जो एग्स हैं उनका फॉर्मेशन बंद हो जाता है। समझ गए? कहता है कि द ओवा बिगिन टू मैच्योर विथ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जब प्यूबर्टी की शुरुआत होती है उसी समय से जो ओवा है यानी जो एग्स हैं वो मैच्योर होने लगते हैं, यानी कि इस लायक होने लगते हैं कि उनमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो एक प्रकार से स्पर्म से मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और यह चीज तो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है और साथ में यह भी पढ़ा है कि हर 28 से 30 दिन के बीच में एक ओवम मैच्योर होता है और उसको रिलीज कर दिया जाता है किसी एक ओवरी के द्वारा। मतलब कि जो 2 ओवरीज होते हैं उन 2 ओवरीज में से कोई एक ओवरी क्या करेगा? एक एग को 1 महीने में रिलीज करेगा। ठीक है, और इस पीरियड के दौरान और भी चीजें हमने पढ़ी थी कि वहां पर जो यूटेरस के वाल्स होते हैं, जो यूटेरस के वाल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो थिक हो जाते हैं। ये जो वाल होता है ये थिक हो जाता है। ठीक है, और ये थिक क्यों होता है?
थिक इसलिए हो जाता है ताकि यहां पर जो हमारा ओवरी है, सॉरी एग है, और उससे जो स्पर्म आकर के मिला यहां पर, वो जब जाइगोट बन करके यहां पर पहुंचे तो वो इस वाल में धंस जाए, इस दीवार में यहां पर चिपक जाए, और वहां पर उस एग को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो भी उसको मिल सके और साथ में उसका नर्चरिंग भी हो सके। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हर 28 से 30 दिन के दौरान जिस समय में भी एग रिलीज होता है उस समय में यूटेरस का वाल भी थिक हो जाता है, समझ गए, ताकि जब एग है उसका अगर फर्टिलाइजेशन हो तो उसको न्यूट्रिशन दिया जा सके, जो जाइगोट बने उसको न्यूट्रिशन दिया जा सके। ठीक है, इसलिए यहां पर यह थिक हो जाता है। और अगर ऐसा हो तो भाई ठीक है, नॉर्मल अपना प्रोसीडिंग चलेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मान लीजिए कि एग यहां से रिलीज हुआ लेकिन वहां पर कोई भी स्पर्म नहीं आया और कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई इस कंडीशन में होगा ये कि जो ये यहां पर हमारा जो ये एग हमारा प्रोड्यूस हुआ था, ये एग एक प्रकार से अब जरूरत नहीं है, इसको बाहर निकाल देना है। साथ में यहां पर जो यूटेरस का वाल थिक हुआ था, उस थिक वाल की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जाइगोट बना ही नहीं है, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत ही नहीं है। तो इस थिक वाल को भी हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है शरीर से। ठीक है, तो यहां पर यही चीज है, कहता है कि इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलोंग विथ इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। यानी कि यहां जो एग का फॉर्मेशन हुआ था वो एग, और साथ में ये जो मोटा सा जो थिक वाल हो चुका था वो, उसके साथ ही ब्लड वेसल्स, उसमें ब्लड वेसल्स भी कनेक्शन बन जाते हैं ताकि जो जाइगोट है उसको लगातार न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके। वो ब्लड वेसल के साथ वो पूरा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी वजह से महिलाओं में आपको मेंस्ट्रुएशन होता है। मतलब कि यहां पर ये जो हमारा पूरा ये थिक वाल है और साथ में ये एग है, इसको शरीर से रिलीज किया जाता है, और यहां पर ये आपको 1 महीने में एक बार, मतलब 28 से 30 दिन में एक बार होता है, जिसमें कि यहां पर महिलाओं में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और इसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन ऑकर वंस इन अबाउट 28 to 30 days, 28 से 30 दिन में एक बार होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म एज मेनार्की। ठीक है, मतलब कि जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसको हम लोग मेनार्की बोलते हैं, मतलब कि एक प्रकार से मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत हो चुकी है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर जब 45 से 50 इयर्स का एज हो जाता है, उस समय में ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये बंद हो जाता है। एक प्रकार से ये पूरा जो सिस्टम था एग बनने का या फिर वहां पर यूटेरस के वाल के थिक होने का, ये पूरा बंद हो जाता है, और जो फीमेल है उसमें रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, इनिशियली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। यानी कि शुरुआत में जब मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है, यानी कि जब 11, 12, 13 इयर्स के एज में, तो वहां पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इरेगुलर हो सकता है, बाद में जाकर के ये क्या हो जाएगा? रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है कि पहली सेज दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन लास्ट फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज। इज सी राइट? जी हां, बिल्कुल सही है। मेनार्की में शुरुआत होगा और मेनोपॉज में अंत हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आगे क्या कहता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूट्रीन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ओकर। इन केस द एग इज फर्टिलाइज, इट बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यानी कि यहां पर यह चीज तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? हार्मोन के द्वारा। शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले एग मैच्योर होता है, वो उसका रिलीज होता है, एग रिलीज किया जाता है ओवरी के द्वारा, वो आता है ओविडक्ट में, ठीक है, या फिर फेलोपियन ट्यूब में। उसके साथ साथ जो यूट्रिन वाल है वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। यूट्रिन नहीं, यूट्रस का वाल ठीक हो जाता है। और इसके बाद अगर प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी होता है तो सिंपल सी बात है कि भाई वो जो जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन से, स्पर्म और
एवम के फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, वो उस वाल में धंस जाएगा और उसका नर्चरिंग होने लगेगा, न्यूट्रिशन उसको मिलने लगेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो उसके बाद ये जो थिकनिंग ऑफ वाल है इसको शरीर से हटा दिया जाता है, एग को भी हटा दिया जाता है, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी हो गया तो वहां पर सेल डिवीजन होगा और वहां पर वो बेबी का धीरे धीरे फॉर्म लेने लगेगा। अब यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर है 7.6, हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो बेबी बच्चा, जिस बच्चे का जन्म होता है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा, ठीक है। सॉरी, ये चीज कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे सामने क्या है, बॉय और गर्ल, ठीक है। यहां पर क्या कहता है कि इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। अब यहां पर सिंपली एक बात सोचिए कि कोई भी यहां पर एग बना और साथ में स्पर्म बना, वो जब मिले तो क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट क्या है भाई, एक सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल जो है यही धीरे धीरे डिवाइड होगा और एक बेबी का पूरा शरीर बनेगा। तो कैसे बनेगा भाई, तो वहां पर उस जाइगोट के अंदर क्या है भाई, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, या फिर जिसको डीएनए के नाम से भी हम जानते हैं वो है। अब ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में सारा इंफॉर्मेशन होता है। कैसा इंफॉर्मेशन कि भाई जो बेबी होने वाला है उसका हाथ कितना लंबा होगा, पैर कितना लंबा होगा, उसका बॉडी का शेप कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, आईज के कलर कैसे होंगे, उसका कान का डिजाइन कैसा होगा, पैर का डिजाइन कैसा होगा, सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन होते हैं इसी जाइगोट के अंदर। जो न्यूक्लियस है उसी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें, ठीक है। अब इन सारे इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहां पर जो जाइगोट है उसमें जो क्रोमोसोम है उसमें यह भी इंफॉर्मेशन होता है कि यहां पर यह जाइगोट जो धीरे धीरे क्या होगा, एक बेबी में डेवलप होगा, उस बेबी का सेक्स क्या होगा, वो बेबी मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। होता तो है, लेकिन यह इंफॉर्मेशन आता कैसे है, इस जाइगोट में कैसे पहुंचा, यह जरा सा हम लोग समझते हैं। कहता है कि इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। यह तो मैंने बता दिया कि होता है। कहता है कि दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में होता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जरा सा मैं आपको इसका तस्वीर दिखा देता हूं। तो यहां पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें ये क्या है, ये है क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम क्या है भाई, क्रोमोसोम एक प्रकार से आपका ये पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए क्रोमोसोम आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तब इस प्रकार का वो अरेंजमेंट बना लेता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम के ही हिस्से में यहां पर डीएनए भी होता है, मतलब कई सारे डीएनए मिलकर के यहां पर क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इस प्रकार का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। अगर यहां पर आप लोग देखें तो हमारे शरीर में, यानी अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में क्या होता है, एक सेकेंड आपको दिखाता हूं। इस प्रकार से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये देखिए ह्यूमंस के 23 पेयर्स यहां पर दिखाए गए हैं। अब इन 23 पेयर्स में से जो अलग अलग क्रोमोसोम है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। कोई आंख के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, कोई बॉडी के बारे में, कोई अलग पार्ट के बारे में। लेकिन यहां पर जो ये लास्ट पेयर आप देख रहे हैं जिसमें कि एक्स और एक्स पेयर आप देख रहे हैं, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जिसमें यहां पर आप क्या देख रहे हैं, लास्ट पेयर है 23rd पेयर, जिसमें कि दो हैं, एक है एक्स और दूसरा भी एक्स है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब यहां पर यह होता है कि यहां से इस क्रोमोसोम से डिसाइड होता है कि जो बेबी होने वाला है उस बेबी का सेक्स क्या होगा, जेंडर क्या होगा, ठीक है। यह तो बात हो गई। अब यहां पर यह जो 23rd क्रोमोसोम है यह इस फॉर्म में आया कैसे, ठीक है। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि जब हम लोग यहां पर देखते हैं किसी भी जाइगोट की बात करें या फिर एक प्रकार से किसी भी डेवलपिंग बेबी की बात करें तो यहां पर क्या होता है, यहां पर वो बनता है आपके
एक स्पर्म और एक ओवम के मिलने से। अब यहां पर आपको बात कर दूं कि जो 23 पेयर्स हमने देखे, कितने पेयर थे भाई? 23 पेयर थे। 23 पेयर कहने का क्या मतलब है? 23 पेयर कहने का मतलब यह है कि जो जाइगोट में 23 पेयर्स हैं वो एक इस तरफ एक इस तरफ, दो आपस में क्या होगा? मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर देखिए, एक हमारे शरीर में नॉर्मल सेल होता है। नॉर्मल सेल कोई भी, यहां मैं अगर काटूं, कोई सेल निकालूं, उसका डीएनए देखूं या फिर क्रोमोसोम देखूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 23 पेयर मिलेगा। ठीक है, 23 पेयर मिलेंगे, यानी कि टोटल मेरा जितना क्रोमोसोम होना चाहिए उतना है। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग स्पर्म को लेते हैं या फिर कोई ओवम को लेते हैं, उसमें ये जो 23 पेयर है ना, इसका आधा हो जाता है। मतलब कि 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे, बल्कि कितना होगा? 23 होगा। ठीक है, कितने होंगे? 23 होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, सेल डिवीजन इसी प्रकार से होता है। अब ये चीज आप आगे की क्लासेस में अच्छे से समझिएगा, यहां पर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, यहां पर ये नॉर्मल सेल है, इसका डिवीजन हुआ, ठीक है, उसके बाद डिवीजन होता है, और यहां पर क्या होगा? जो सेल है उसमें जो क्रोमोसोम है वो आधे आधे हो जाएंगे। मतलब कि जो स्पर्म होगा, उस स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होंगे, और जो ओवा होगा उसमें कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। और जब ये स्पर्म और ओवम मिलेंगे तो यहां पर ये दोनों क्रोमोसोम कंबाइन होंगे और 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे, यानी कि 23 पेयर बन जाएंगे क्रोमोसोम के। ठीक है, ये तो बात ठीक हो गई। अब ये जो 23 पेयर आ रहे हैं, दोनों में 23 आ रहे हैं, इसमें सिंपली अगर हम लोग समझें तो 22 प्लस 1, 1 किसका? 6 क्रोमोसोम का। इधर स्पर्म में भी 22 प्लस 1, 1 किसका? 6 क्रोमोसोम का। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो ये 1 और 1 मैं लिख रहा हूं, ये मेल और फीमेल में से आते हैं। किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए? सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। जो बेबी जन्म लेने वाला है उसका सेक्स क्या होने वाला है। लेकिन यहां पर जब हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो बॉय के लिए, मतलब दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, 6 क्रोमोसोम। एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं 6 क्रोमोसोम, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। अगर हम लोग लड़कों को देखते हैं तो जो लड़के होते हैं उनमें एक्स और वाई का पेयर होता है। मतलब कि एक जो 23rd पेयर हुआ उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वाई क्रोमोसोम होगा। लेकिन जब हम लोग लड़कियों को देखते हैं तो लड़कियों में डबल एक्स होता है, मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर जो जाइगोट बना उसमें डबल एक्स क्रोमोसोम पहुंच गया तो बेबी होगा, उसका जेंडर क्या होगा? उसका सेक्स क्या होगा? वो होगा हमारा, होगा फीमेल। अगर जो बेबी जाइगोट डेवलप हो रहा है उसमें एक्स और वाई का जोड़ी बन गया क्रोमोसोम का, ये क्या हो जाएगा? वो बेबी डेवलप होगा बॉय के रूप में। लेकिन ये होगा कैसे? बेबी में ये एक्स वाई और एक्स एक्स का पेयर बनेगा कैसे? तो यहां पर पेयर बनेगा वैसे ही जैसे हमने बात किया कि भैया जो स्पर्म है, स्पर्म में से आएगा 22 प्लस 1। अब ये 1 हो सकता है कि एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मेल होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उसमें एक्स हो भी, एक्स और वाई दोनों होता है। ठीक है, एक्स और वाई में से अगर सेल डिवीजन होगा, आधा आधा किया जाए तो या तो एक्स हो जाएगा या फिर वाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग लड़कियों को देखते हैं तो लड़कियों में जो 22 प्लस 1 होता है, ये जो 1 है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स हो सकता है, एक्स या फिर एक्स, क्योंकि डबल एक्स है। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक पेयर में हमारा एक्स जाएगा, दूसरे में भी एक्स जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर जो जाइगोट बनता है, जाइगोट का जेंडर क्या होगा? यानी जो बच्चा बड़ा होने वाला है, बच्चा बना है, बच्चा जो होने वाला है उसका जेंडर क्या होगा? यह डिपेंड किसके ऊपर करता है? यह स्पर्म के ऊपर करता है, मतलब कि मेल के ऊपर करता है। ठीक है, यहां पर यही चीज कहता है, वन काइंड हैज एक्स क्रोमोसोम एंड अदर काइंड हैज वाई क्रोमोसोम। मतलब कि स्पर्म में दो प्रकार के क्रोमोसोम हो सकते हैं, या तो एक्स या तो वाई।
ठीक है, यहां पर अगर हम लोग देखें तो यही चीज समझा रहा है कि देखिए क्या होगा, जनरली जो फीमेल है उसका एग होगा, एग में कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा। क्यों? क्योंकि भैया फीमेल के बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है, एक्स और एक्स का पेयर होता है। तो उसका सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, एक्स और एक्स बनेंगे। जब वो मेल होता है, मेल के बॉडी में एक्स क्रोमोसोम भी होता है, वाई क्रोमोसोम भी होता है। तो जब यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उस समय में जो सेल डिवीजन होता है, तो हो सकता है कि स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम आ जाए और हो सकता है कि स्पर्म में वाई क्रोमोसोम आ जाए। और यहां पर जब इनके मिलने से जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तब वहां पर मेल और फीमेल का डिसीजन किसके आधार पर होगा, स्पर्म में कौन सा यहां पर क्रोमोसोम आ रहा है, एक्स आया है या फिर वाई आया है। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह है कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसका जेंडर यानी कि सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी मेल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि मेल के क्रोमोसोम में कौन सा आ रहा है, एक्स आ रहा है या फिर वाई आ रहा है। ठीक है, अगर y और x का पेयर बन गया बॉय जन्म लेगा, x और x का पेयर बन गया गर्ल जन्म लेगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे यही चीज कहता है कि नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी, द बिलीफ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड। देखिए हमारे सोसाइटी में यह प्रॉब्लम है कि अगर यहां पर देखिए जनरली सोसाइटी में क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं वहां पर जो मेल होता है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि भाई हमारा लड़का हो जाता, मेरे घर में लड़का हो जाता बहुत अच्छा होता, लड़की हमको नहीं चाहिए, लड़की नहीं पसंद है। और यहां पर ये तो है टेंडेंसी, साथ में जो फैमिलीज बॉयज चाहते हैं, लड़के चाहते हैं, वो वहां पर बच्चे की मां को ब्लेम करते हैं कि भाई तुम्हारी गलती है, तुमको नहीं लड़का हो रहा है, तुमको नहीं लड़का हो रहा है, इस प्रकार से ब्लेम करते हैं। और यहां पर यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसका जेंडर सेक्स मेल होगा फीमेल होगा वो लेडी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, मां के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, बल्कि फादर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर आगे देखें तो आगे क्या कहता है, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, यानी कि अब हम लोग दूसरे प्रकार के हार्मोन्स की बात करने वाले हैं। कहता है कि लुक एट द फिगर 7.3 अगेन, द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। मतलब यहां पर क्या होता है, बोल रहा है कि आप क्या देखिए 7.3 पिक्चर को देखिए, 7.3 जरा सा हम लोग देख लेते हैं भाई 7.3 में क्या बोल रहा है। यहां पर ये वाली तस्वीर के बारे में बात कर रहा है कि देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं वो दूसरे हार्मोन्स को क्या करते हैं, एक प्रकार से स्टिमुलेट करते हैं कि भाई तुम लोग क्या करो, तुम लोग भी एक प्रकार से रिलीज करो। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे कहता है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देगा। ठीक है, इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड किससे अटैच्ड होता है, ब्रेन से अटैच्ड होता है। कहता है कि अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड ओवरीज देयर आर अदर endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenal glands। ठीक है, यहां पर हमारे शरीर में टेस्टिस, ओवरीज, पिट्यूटरी, इनके अलावा भी हमारे शरीर में ग्लैंड्स हैं जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल्स, ये सब। तो यहां पर अगर अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं उनका लोकेशन दिखाया गया है। थायराइड ग्लैंड यहां पर हमारे गले में यहां पर होता है। ठीक है, इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर होता है ब्रेन में अंदर, इसके बाद यहां पर पैनक्रियाज होता है हमारे लीवर के बगल में। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड हमारा यहां पर होता है दोनों तरफ, इसके साथ ही टेस्टिस और साथ में ओवरीज का लोकेशन आप देख पा रहे हैं, टेस्टिस मेल्स में और ओवरीज फीमेल्स में। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो कहता है कि बूझो एंड पहेली वंस विजिटेड देयर आंट who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and buzzing throat।
यहां पर वो जो हैं बूझो और पहेली अपने आंट के पास विजिट करते हैं जो कि एक डॉक्टर हैं, और वहां पर वो रिमेंबर करती हैं कि वहां एक काका नाम का लड़का था जिसका थ्रोट काफी बड़ा था, फूला हुआ था। वहां पर उनकी आंटी उनको बताई थी कि वहां पर वो जो लड़का है काका, उसको गोइटर नाम की बीमारी है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। अब इसका कारण क्या है, ये जो देखिए, जो गोइटर बीमारी होती है वो थायरेक्सिन हार्मोन की कमी से होती है, मतलब सिंपली कहें तो आयोडीन की कमी से होती है। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो है उसी का यूज करके थायराइड ग्लैंड जो है थायरेक्सिन हार्मोन बनाता है। अगर आयोडीन की कमी होगी, थायराइड ग्लैंड थायरेक्सिन हार्मोन नहीं बनाने पाएगा और एक प्रकार से वो गला फूल जाता है। ठीक है, तो यहां पर गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर एक हो गया थायराइड ग्लैंड, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो आगे उनकी आंटी उनको यह भी बताती है कि उनके जो अंकल हैं वो डायबिटीज से पीड़ित हैं और उनका जो पेनक्रियाज है वो अच्छी मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा है इस वजह से। तो भाई पेनक्रियाज ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है। इसके साथ ही जो बूझो और पहेली हैं वो ये दोनों अपने आंट से एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में पूछती हैं, और यहां पर जो एड्रिनल ग्लैंड है उनको उनकी आंट उनको दिखाती हैं। ठीक है, अब यहां पर एड्रिनल ग्लैंड के उनको बताती हैं कि यहां पर जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक प्रकार से करेक्ट साल्ट बैलेंस बनाने में मदद करता है ब्लड में। इसके साथ ही जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रेनिलीन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो कि स्ट्रेस को मैनेज करने में, एडजस्ट करने में मदद करता है। इसके साथ ही जब आप लोग फाइट और फ्लाइट के सिचुएशन होते हैं, जब आपके जान को खतरा होता है, आपको डर लगता है, आप एक प्रकार से घबराए हुए होते हैं, ये सब कंडीशन में जब होते हैं तो उस सिचुएशन को हैंडल करने में एड्रेनलिन हमारा यहां पर काम करता है। इसके साथ ही यहां पर कहता है कि थायराइड एंड एड्रिनल सिक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन। पिट्यूटरी also secrete growth hormone which is necessary for the normal growth of a person। पिट्यूटरी से एक और ग्रोथ हार्मोन नाम का हार्मोन भी रिलीज होता है जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को मैनेज करता है। ठीक है, कहता है कि आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स आल्सो हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन। भाई बात सही है, क्या दूसरे एनिमल्स में भी हार्मोन्स किस का बात होता है, कंसेप्ट होता है? जी हां होता है। देखिए हम लोग एनिमल्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग इंसान बहुत स्पेशल हैं, दूसरे एनिमल्स हमसे अलग हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे शरीर में जैसा सिस्टम है वैसा ही दूसरे एनिमल्स में भी सिस्टम है, और हमसे जो करीब एनिमल्स हैं उनमें तो खास करके। ठीक है, तो यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक है 7.8 रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। यानी कि अब हम लोग एग्जाम्पल के रूप में फ्रॉग्स की बात करने वाले हैं कि उनके लाइफ में हार्मोन्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। कहता है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग का लाइफ साइकिल आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, द टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। भाई टैडपोल फ्रॉग कैसे बनता है ये चीज आप लोग देख चुके हैं, कैसे स्टेजेस, कई स्टेजेस होते हैं और धीरे धीरे वो एक तरीके से फ्रॉग में डेवलप होता है। अब यहां पर ये जो प्रोसेस है लार्वा से एडल्ट बनने का, इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ये तो आप लोग समझ चुके हैं। और जो मेटामॉर्फोसिस होता है इंसेक्ट्स में या फिर और भी दूसरे फ्रॉग वगैरह में, ये हार्मोन से कंट्रोल होता है। जैसे कि इंसेक्ट्स में इंसेक्ट हार्मोन रिलीज होते हैं उससे। इसी प्रकार से फ्रॉग में अगर हम लोग देखें तो फ्रॉग में थायरोक्सिन हार्मोन से यहां पर ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है जो कि थायराइड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। अब जो फ्रॉग्स होते हैं उनमें जो थायरोक्सिन जनरेशन का काम होता है वो वाटर में प्रेजेंट आयोडीन का यूज करके किया जाता है। मतलब कि जहां पर भी अंडों को दिया गया है फ्रॉग के द्वारा, वहां पर वाटर में जो आयोडीन प्रेजेंट है उसका यूज करके थायरोक्सिन हार्मोन को बनाया जाता है यहां पर इन टैडपोल्स में। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जहां पर भी टैडपोल रह रहा है वहां पर एक प्रकार से मान लीजिए प्योर वाटर है, एकदम सफिशिएंट मात्रा में आयोडीन नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है, तो वहां पर टैडपोल ग्रो नहीं करने पाएगा। और यहां पर
अगर आयोडीन की दूसरे कारणों से भी कमी है तो ग्रो नहीं करने पाएगा। मतलब क्या है, वाटर में आयोडीन जो होगा उसी को यूज करके जो टैडपोल है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगा और वो क्या करेगा, अपने बॉडी को ग्रो करेगा, यानी कि वो क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। ठीक है। अब कहता है इफ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट विल दे गेट गॉइटर कॉज्ड बाय लैक ऑफ थायरोक्सिन। जी हां, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको पर्याप्त मात्रा में आयोडीन न मिले तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, आपको गोइटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन की वजह से ही, मतलब आयोडीन का यूज करके ही क्या किया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाया जाता है। और आयोडीन अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाने पाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको उसकी कमी की वजह से गोइटर बीमारी हो जाएगी। ठीक है। आगे क्या है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन मैगजीन फ्रॉम डॉक्टर एंड प्रिपेयर नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज साल्ट। भाई आयोडाइज साल्ट के यूज की बात कर रहा है, तो भाई ये तो बात सही है कि आप अपने आसपास देखें तो हर जगह पे आयोडीन की बात की जाती है। हर जगह पे आप देखते हैं कि जब भी आप नमक खाते हैं तो आपको नमक के प्रचार में, नमक के पैकेट पर आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, इस प्रकार की बातें लिखी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई आयोडीन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ में। यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक है 7.9, क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको देख लेते हैं। कहता कि द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। यानी कि आपके हेल्थ का मतलब क्या हुआ, हेल्थ का मतलब यह हुआ कि आप बॉडी के फॉर्म में, आपका जो शरीर है वो भी हेल्दी हो, साथ में आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका मन भी हेल्दी हो, तब हम एक प्रकार से किसी व्यक्ति को अच्छा हेल्दी पर्सन हम लोग बोलते हैं। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बैलेंस्ड डाइट चाहिए कि भाई अच्छी मात्रा में, जितना जरूरत है पर्याप्त मात्रा में हमें न्यूट्रिशन मिले, तरह तरह के फूड मिले, जो भी प्रकार का हमें न्यूट्रिशन चाहिए वो में मिले, तब एक प्रकार से हम अच्छे से डेवलप करते हैं, हम अच्छे से ग्रो करते हैं, हमारा बॉडी हेल्दी रहता है। ठीक है। इसके साथ साथ हमें बॉडी को हेल्दी रखने के लिए यह भी जरूरी होता है कि हम अपने बॉडी को क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें, अपने एनवायरनमेंट को भी एक प्रकार से साफ रखें, ताकि हमें किसी और प्रकार की बीमारी ना हो, दूसरे प्रकार के से नुकसान ना हो। साथ में यहां पर फिजिकल एक्सरसाइज की भी बात करता है कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी मात्रा में लेते हैं तो यहां पर क्या होता है, आपका बॉडी अच्छे से फंक्शन करता है। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। एडोलेसेंस के पीरियड में हमारे लिए न्यूट्रिशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है ग्रो कर रहा है। अगर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो क्या होगा, हमारा बॉडी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करने पाएगा। इसके बाद टॉपिक है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स। यानी कि जो एडोलेसेंस के पीरियड में जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होते हैं भाई। तो यहां पर कह रहा है कि एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेंस द डाइट फॉर एंड एडोलेसेंट हैज टू बी केयरफुली प्लान्ड। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड व्हाट अ बैलेंस्ड डाइट इज। भाई यहां पर बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, यही सिंपली बात हो रही है। तो भाई देखो यहां पर बात है कि आपके फूड में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सभी चीजें होनी चाहिए, फैट वगैरह सब चीजें होनी चाहिए। यानी आपके बॉडी को जो भी चीजें चाहिए आपके बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए, वो आपको पर्याप्त मात्रा में लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने देखा कि मात्र एक आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो हमको एक बीमारी हो सकती, एक समस्या हो सकती है। इसी प्रकार से और भी फूड के न्यूट्रिशन के पार्ट्स हैं, अगर उनको पर्याप्त मात्रा में आप नहीं लेते हो तो सकता है कि आपका हाइट ना बढ़े, आपका बॉडी अच्छे से डेवलप ना हो, या फिर आपका माइंड अच्छे से डेवलप ना हो। तो सभी चीजों को अच्छे से डेवलप करने के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन लेने की हमें जरूरत है। यही चीज कहता है कि रिकॉल दैट अ बैलेंस्ड डाइट मींस दैट मील्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन इन रेजिक्वेट प्रोपोर्शन। आवर इंडियन मील of roti, rice, dal, vegetable is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruit also provide nourishment for infant. Mother's milk provide all the nourishment that they need. Iron build blood. Iron rich food such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus, India's gooseberry are good for adolescent. भाई ठीक है।
अलग अलग चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, अलग अलग और भी दूसरे छोटे छोटे केमिकल्स चाहिए। जैसे कि आयरन की बात काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आयरन हमारे ब्लड को बनाने में काम करता है, और इसके लिए आयरन बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग कंज्यूम करें। वो कहाँ से हमें मिलेगा? आयरन रिच फूड से मिलेगा, जैसे कि लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, इंडियन गूसबेरी, साइट्रस जिसको कि आंवला बोलते हैं। और इसके साथ ही ये सब चीज़ें हमको लगते हैं, ये सब चीज़ें हमको लेने चाहिए। इसके बाद यहां पर बोल रहा है कि भाई आप अपने आसपास के भोजन को देखिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा हेल्दी भोजन कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि आप जो पैकेट लेस, कुरकुरे, चिप्स वगैरह खाते हैं, फ्राइड चीजें खाते हैं, ये सब चीजें आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं होती हैं। आप उनको कंज्यूम करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, आपका बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। आपको बैलेंस डाइट, क्वालिटी फूड खाना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे सामने क्या है? आगे यहां पर एक्टिविटी 7.5 है कि यहां पर आप क्या कंज्यूम करते हैं, ये सब चीजें यहां पर ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक है पर्सनल हाइजीन। तो सिंपली बात है, आपको खुद को साफ सफाई रखने की बात यहां पर बोल रहा है। क्या बोलता है? बोलता है कि एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। आपको हर दिन, एक दिन में एक बार चाहिए, क्योंकि साफ सफाई रखना शरीर के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही टीनेजर्स के लिए यह काम और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि टीनेज के पीरियड में जो एक्टिविटी होती है बॉडी की, वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर कहता है कि ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। तो ये सब चीजें तो बेसिक बात है भाई, आपको पहले से पता होंगी। अगर नहीं पता तो भाई पढ़ लो, अब अभी भी समझ लो, क्योंकि भाई शरीर को साफ रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर यहां पर आप शरीर को साफ नहीं रखते हैं तो चांसेस हैं कि आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। इसके साथ साथ लड़कियों के बारे में बोल रहा है कि भाई गर्ल्स के लिए और स्पेशल करने की जरूरत है, ताकि वो अपने शरीर को और भी बेहतर रख सके। और साथ ही साथ गर्ल्स जो हैं उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड में, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उस समय में, उस पीरियड के दौरान अपने आप को साफ सफाई पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और साथ में लड़कियों को अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है उसको ट्रैक करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और साथ में यहां पर तैयार उसके लिए रहना चाहिए। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, कि भाई आपको क्या करना है? फिजिकल एक्सरसाइज करना है, बॉडी को फिट रखना है, वॉक, एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स करने हैं, ताकि बॉडी फिट और हेल्दी रहे। यहां पर मिथ और टेबू की बात कर रहा है कि भाई यहां पर हमारे सोसाइटी में, इंडिया में बहुत सारे मिथ बने हुए हैं, बहुत सारे टेबूज बने हुए हैं। कैसे कैसे बने हुए हैं? तो यहां पर बहुत सारे मिथ हैं कि भाई अगर कोई लड़की मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर किसी लड़के को देख लेती है तो वो क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल वाहियात बात है, बेकार बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके साथ साथ हमारे सोसाइटी में ये फैला हुआ है कि जो माँ है वो, उससे ये तय होता है कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो ये भी एकदम बेकार बात है, इसको हमने देख लिया ऊपर कि कैसे होता है। इसके साथ गर्ल्स शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये भी बेकार बात है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को किचन में काम नहीं करना चाहिए। ये भी एक प्रकार से बेकार बात है, पुराने जमाने की बात है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार के और भी बातें आपको आपके सोसाइटी में मिलती होंगी सुनने को, तो वो सब चीजें हमेशा ध्यान रखिए कि बेकार की बातें होती हैं। यहां पर आगे टॉपिक क्या है? से नो टू ड्रग्स। ये भाई ड्रग्स को बिल्कुल ना बोले। यहां पर बात क्या है कि जब एडोलेसेंस का पीरियड होता है, यानी 11 साल की जब उम्र आ जाती है, उसके बाद 18-19 साल की उम्र के तक हमारा बॉडी, हमारा माइंड में बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं। इस चेंजेस के दौरान हम लोग सोसाइटी में एक प्रकार से बाहर भी निकलने लगते हैं। जैसे 10 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं उनको बाहर जाना उतना अलाउड नहीं होता है, लेकिन 15 साल में बच्चे बाहर जाने लगते हैं, घूमने लगते हैं, दुनिया देखने लगते हैं। तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप बाहर पहुंचे, आपको कभी एक कमजोरी फील हो कि भाई हम जो हैं सोसाइटी में हम अच्छे नहीं दिखते, हम खराब दिखते हैं, हम जो हैं उतने अच्छे नहीं हैं जितने दूसरे लोग अच्छे हैं, या फिर और भी तरीके से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आए, तो आपको कभी भी एक प्रकार से यहां पर ऐसी चीजों की तरफ नहीं जाना है जो कि आपकी जिंदगी को खराब कर सकती हैं या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे कि उनमें से एक सबसे कॉमन चीज है ड्रग्स।
जैसे कि शराब हो गया, सिगरेट हो गया, और ये जो ड्रग्स हैं ये तो भाई बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम लेवल पर है, ठीक है। तो यहां पर कई बार आपको ऐसा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपको कोशिश करेंगे कि आप क्या करो, ड्रग्स लेने लगो, शराब लेने लगो, ये सब चीजें वो चीजें करने लगो। लेकिन आपको इन सब से बच के रहना है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये सब चीजें आपके शरीर को अंत तक क्या करती हैं, बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और ये सब चीजें बहुत ही एडिक्टिव होती हैं। एक बार लत लग गया तो आप उससे दूर नहीं भाग सकते, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, वहां पर फंस के रह जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको उनसे क्या करना है, बच करके रहना है, और अपने आप को जितना कंट्रोल करके मैनेज करके रख सको उतना अच्छा, ठीक है। इसके बाद यहां पर एड्स की बात करता है कि भाई देखो, आपने एड्स के बारे में सुना होगा, जो कि एक प्रकार के डेंजरस वायरस से होता है, जिसको कि हम लोग HIV कहते हैं, ठीक है। अब ये वायरस जो होता है एक नॉर्मल व्यक्ति को कैसे होता है, तो वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल व्यक्ति में पहुंच सकता है। जैसे अगर यहां पर जो नॉर्मल व्यक्ति है और इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अगर सिरिंज शेयर कर लें, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन को लगाया गया सिरिंज अगर मुझे लगा दिया जाए, तब मुझे HIV का वायरस मिल जाएगा, मेरे तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही यहां पर जो मदर है उससे उसके बेबी को मिल सकता है, जब वो मदर अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तब, या फिर इसके साथ साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए भी यहां पर जो HIV है वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, इससे भी आपको बच करके रहना है। इसके बाद यहां पर एडोलेसेंट प्रेगनेंसी यहां पर टॉपिक है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। ये आपको पता होगा कि भाई लड़कियों की शादी कम से कम 18 साल की उम्र में हो सकती है, और लड़कों की शादी कम से कम 21 साल की उम्र में हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टीनेज मदर्स होती हैं वो एक प्रकार से प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं होती हैं, वो चाहे फिजिकली शरीर के रूप में बात हो या फिर मेंटली बात हो। यहां पर क्या है, अगर किसी भी महिला की, लड़की की अगर जल्दी शादी कर दी जाती है और वो मां बन जाती है, तो उससे उसके हेल्थ पर नुकसान पहुंचता है, और इसके साथ साथ जो चाइल्ड है उसके भी हेल्थ पर नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ अगर कोई महिला मान लीजिए 16 साल 17 साल की उम्र में अगर मां बन जाए, तो उसका जो एक प्रकार से एक एज है पढ़ाई करने का, सीखने का, जॉब तक पहुंचने का, वो उसका फेज लाइफ का खत्म हो जाता है, ठीक है। और यहां पर इस वजह से यहां पर इस चीज को थोड़ा सा रोका जाता है कि भाई 18 साल या उससे ऊपर शादी हो तब कोई जो फीमेल है वो मां बने, तब एक प्रकार से वो उतना मैच्योर हो गई है, उतना उसका बॉडी डेवलप कर गया है कि वो इन चीजों को मैनेज कर सकती है। तो यहां पर ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।